ग्लोबल वार्मिंग बहुत पहले ख़त्म हो चुका है और अब हम ग्लोबल कूलिंग में आ चुके हैं जो एक आइस एज की ओर ले जा रहा है। इस वीडियो में इस्तेमाल जानकारी मैंने जॉन एल कैसी की बुक डार्क विंटर से ली है, जो फॉर्मर व्हाइट हाउस नेशनल स्पेस पॉलिसी एडवाइज़र, नासा हेडक्वार्टर कंसल्टेंट और स्पेस शटल इंजीनियर और 2015 में स्पेस एंड साइंस रिसर्च कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। वो जॉन एल कैसी जो जलवायु परिवर्तन वाले मेन स्ट्रीम प्रोपेगेंडा के विरुद्ध एक असली साइंटिफिक रिसर्च डाटा के साथ उनकी पोल खोल रहे थे, जिसके कारण उन्हें क्लाइमेट चेंज डिनायर का टैग भी दे दिया गया। बाकी आप खुद से जानते हैं कि वो टॉप पर बैठे लोग ऐसे टैग्स का इस्तेमाल तब करते हैं जब उन्हें किसी की आवाज़ को नज़रअंदाज कर दबाना होता है। इस वीडियो के अपलोड होने के बाद आप इस पर भी कॉन्टेक्स्ट और फैक्ट चेकिंग के नाम पर टैग देख ही लोगे। तो आप यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, WHO के क्लाइमेट चेंज एक्शन के बारे में तो जानते ही होंगे, जहां पर इंसानों और उनकी एक्टिविटीज़ को क्लाइमेट चेंज का मेन दोषी बताया जाता है। ग्रीन हाउस गैस इमिशन की थ्योरी का इस्तेमाल करके ग्लोबल वार्मिंग को स्कूल लेवल से रटाया जाता है, जहां वो कहते हैं कि इंसानों की ग्रीन हाउस एक्टिविटीज़ की वजह से पोलर आइस पिघलेगी, सी लेवल बढ़ेगा, समुद्री इलाके डूबेंगे, गर्मी से धरती सूख जाएगी, जंगलों में आग लग जाएगी और तूफानों से बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी। पर क्या क्लाइमेट चेंज का सच यही है? अगर हाँ, तो बीते दशकों में इनके द्वारा की गई कितनी प्रिडिक्शन सच हो गई और कितने देश डूब गए? क्या इंसानी ग्रीन हाउस थ्योरी क्लाइमेट चेंज पर सही बैठती है, या इसे जानबूझकर फिट करके प्रमोट किया जा रहा है एक बड़े एजेंडा से, जिसको हम लास्ट में नोटिस करेंगे? तो जहां यूनाइटेड नेशन के ग्लोबल वार्मिंग वाले इंसानी क्लाइमेट चेंज को पकड़े हुए हैं, पर इसके विपरीत जॉन एल कैरी जैसे कई लोगों ने बताया है कि क्लाइमेट चेंज एक लंबी नेचुरल साइक्लिक प्रोसेस है जो पृथ्वी पर बारी बारी से गर्म और ठंडे वातावरण को बनाती रहती है, जिसे हम दशकों, सदियों और हज़ारों सालों की साइकिल्स में एक्सप्रेस करके अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसी साइकिल्स जो सेलेस्टियल फैक्टर जैसे पृथ्वी के मोशन और सूरज की सोलर एक्टिविटीज़ पर निर्भर करती है। मिलानकोविच थ्योरी बताती है कि कैसे पृथ्वी का ऑर्बिटल और रोटेशन मोशन उस साइक्लिक क्लाइमेट वेरिएशन को बनाता है जो लगभग 1,20,000 पृथ्वी के साल में होता है। पर यह थ्योरी बड़े क्लाइमेट साइकिल और महान हिमयुग को समझने के लिए तो सही है, पर इसका इस्तेमाल हम छोटी 2 साल से लेकर 10,000 साल वाली क्लाइमेट साइकिल को समझने में नहीं कर सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इनमें ही क्लाइमेट चेंज वेरिएशन और छोटे छोटे हिमयुग आते रहते हैं। इन छोटे हिमयुग और आइस इपोज साइकिल्स को सबसे पहले जियोलॉजिस्ट जॉर्ज डेंटन और विबजोर कार्लैंड ने 1960 में पहाड़ों की आइस फील्ड को एनालिसिस कर डिटेक्ट किया था, जिसमें उन्होंने कई पैरामीटर, सी लेवल, स्टेलेक्टाइट्स ग्रोथ और पेड़ों के सैंपल्स से 2200 और 2400 साल वाले जलवायु चक्र के बारे में बताया, जिसमें तापमान में 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड का असली उतार चढ़ाव दिख रहा था। और इसी 2200 और 2400 वाली साइकिल को ग्लोबल क्लाइमेट वेरिएशन का मेजर फीचर बताया, जिसकी शुरुआत एक छोटे आइस एज युग से होती है। हमने सदियों से सूरज की गतिविधियों पर नज़र रखी है, जिसमें गैलीलियो पहले थे जिन्होंने सन स्पॉट की पहचान की, जिसके बाद से अब तक 400 सालों में सूरज पर बड़े पैमाने पर अध्ययन किए गए हैं, जिससे कई तरह की सोलर साइकिल निर्धारित की गई। उनमें सबसे प्रसिद्ध 11 साल वाली श्वाब साइकिल है, जिसमें सूरज की मैग्नेटिक फील्ड फ्लिप हो जाती है, नॉर्थ और साउथ पोल आपस में बदल जाते हैं। ये सोलर एक्टिविटी सूरज के सरफेस पर भी दिखती है, जिसको हम सन स्पॉट कहते हैं, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से बनते हैं, जो सोलर मैक्सिमम में सोलर एक्टिविटी, सोलर फ्लेयर और कोरोनल मास इजेक्शन बढ़ाते हैं, और सोलर मिनिमम में वो कम हो जाते हैं। अगर हम इन 400 साल के सोलर मैक्सिमम और मिनिमम के डाटा को देखते हैं, तो हम साफ साफ एक अपवर्ड और डाउनवर्ड कर्व देख सकते हैं, जो इस तरह की कई दूसरी सोलर साइकिल का हिस्सा है, जो कहीं ज़्यादा लंबी और बहुत शक्तिशाली होती है, जिसमें डाल्टन मिनिमम और मॉन्डर मिनिमम जैसी घटनाएं शामिल है, जहां सोलर एक्टिविटीज़ कम हो गई थी और पृथ्वी का सरफेस टेम्परेचर 1 से 1.5 डिग्री कम हो गया था। और अब हम भी उसी डाउनवर्ड ट्रेंड की ओर है, जिसमें 2025 के पास सोलर मैक्सिमम होगा और फिर मिनिमम की एक बड़ी साइकिल शुरू हो जाएगी। ग्रेट आइस एज के बाद से पिछले 11,000 साल से हम इंटरगैलेक्टिक वार्म पीरियड में है, जिसमें बर्फ़ पिघली है और हमारे पनपने जैसी सिचुएशन बनी है। पर इस तरह के युग में सूरज द्वारा बनाई हुई छोटी साइकिल्स भी रहती है, जो लगभग 206 साल की होती है, जिसे बाइसेंटेनियल साइकिल कहते हैं, जिसमें 1 डिग्री टेम्परेचर का उतार चढ़ाव देखने को मिलता है
और ये क्लाइमेट चेंज का प्राइमरी इंडिकेटर भी है। इन बाइसेंटेनियल साइकिल से हम पिछले 1200 साल के कोल्ड टेम्परेचर्स को 100% एक्यूरेसी से पहचान सकते हैं, और मैंने अपनी कैलकुलेशन में पाया है कि अगली साइकिल बहुत पास है जिसमें रिकॉर्ड लेवल की ठंड आने वाली है। मैंने बाइसेंटेनियल साइकिल की खोज के कुछ हफ्तों बाद थ्योरी ऑफ रिलेशन साइकिल ऑफ सोलर एक्टिविटीज़ को तैयार किया, जिसमें मैंने छोटी छोटी रिलेशनल साइकिल और सेंटेनियल साइकिल के बारे में बताया, जिसे टॉप रिसर्चर और साइंटिस्ट के द्वारा सपोर्ट भी मिला, जो बताते हैं कि ये 2400 साल, 200 साल और बाकी छोटी क्लाइमेट साइकिल्स सभी हमारे सूरज की सोलर एक्टिविटीज़ और पृथ्वी के चक्र से चलती है, और इस बात के सबूत बहुत अच्छे से स्थापित भी है। मई 2007 में मैं पहला रिसर्चर था जिसने यूनाइटेड स्टेट, व्हाइट हाउस, मेन स्ट्रीम मीडिया और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को आने वाले कोल्ड इरा के खतरे को लेकर सूचना दी थी, जो कई इन्फॉर्मेशन के डाटा और प्रिडिक्शन पर फोकस थी, जिसमें वो ग्लोबल वार्मिंग के लॉजिक को एंड कर रही थी, सोलर हाइबरनेशन यानी सूरज की एनर्जी में कमी दिखा रही थी, अर्थ के लंबे टेम्परेचर ड्रॉप को बता रही थी और आने वाले क्लाइमेट चेंजेस को प्रिडिक्ट कर रही थी, जिसमें 20 से 30 साल का एक खतरनाक सर्दी का मौसम आने वाला है। मेरी प्रिडिक्शन सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी थी। मैंने उन्हें बताया कि हम बहुत जल्द अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शंस को ऐतिहासिक स्तर पर बढ़ता हुआ देखेंगे, जिसे रशियन जियोलॉजिस्ट रोगोसिन शेस्टोपालोव ने भी बताया कि सोलर मिनिमम में अर्थ की ओवरऑल सेस्मिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है, जो 2011 में जापान में देखा गया 9.0 का अर्थक्वेक, जो सुनामी बनाया और कोस्टल एरिया को बड़ी तबाही पहुंचाकर हजारों की जान ले गया। मेरी उन भविष्यवाणियों की सफलता का मुख्य बिंदु ये था कि हमें पृथ्वी के क्लाइमेट चेंज और जियोफिजिकल प्रोसेस को समझने के लिए सिर्फ सूरज के नेचुरल साइकिल को समझने की ज़रूरत है, जो इतना आसान है। मैंने यूनाइटेड नेशन के फिजिकल साइंस रिपोर्ट, हज़ारों पन्नों की क्लाइमेट साइंस रिसर्च और उनमें शामिल दुनिया भर के साइंस एक्सपर्ट के ओपिनियंस को देखा है, जिससे मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि ये चल रही ग्लोबल वार्मिंग की बहस एक कीमती समय की बर्बादी है। ये इंसानों द्वारा बनाया हुआ ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिफिक फ्रॉड है, जिसका दोष लोगों पर जानबूझकर डाला गया है। इंडस्ट्रीज की शुरुआत से ही इंसानी ग्रीन हाउस और पृथ्वी के क्लाइमेट चेंज वाली भविष्यवाणियों में कोई विश्वसनीयता नहीं दिखी है, बल्कि उसके विपरीत ये बार बार लगातार गलत साबित हुए हैं। इसके अलावा हाल ही के घटनाक्रमों ने दिखाया है कि ये मानव निर्मित ग्लोबल वार्मिंग का सिद्धांत जानबूझकर डाटा में हेरफेर करके बनाया जाता है, जो विश्वसनीय वैज्ञानिक तर्क की बजाय राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है, जो हमें भ्रम में रखकर गलत भविष्य की ओर ले जाता है। अगर हम उनकी मैन मेड ग्रीन हाउस क्लाइमेट थ्योरी और सूरज की नेचुरल साइकिल को आकलन करते हैं, तो आंसर हमारे सामने खुद ही आ जाता है। सोलर साइकिल पर आधारित थ्योरी हमें 90% तक सही रिजल्ट देती है, जो क्लाइमेट भविष्यवाणियों की नज़र से एक विश्वसनीय रास्ता है। वो सूरज जिसने पिछले कुछ सालों में पृथ्वी को रिकॉर्ड लेवल तक गर्म किया, अब वो उसका उल्टा करने वाला है और हमारी जिंदगियां और कठिन होने वाली है। ये किताब मैंने आने वाली कठिनाइयों से बचने के लिए चेतावनी के रूप में लिखी है। हमारे इस जीवन काल में एक अविश्वसनीय सोलर हाइबरनेशन शुरू हो गया है। मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि इस ग्रह के सभी लोग ठंड के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि जब ये क्लाइमेट कूलिंग शुरू होगी तब हमारे पास एक छोटा सा समय होगा जिसको हमें समझदारी से सीख कर तैयारी में लगाना होगा। जैसे जैसे सन हाइबरनेशन में जाएगा, प्लांट्स और एनिमल उसको देखकर एडजस्ट हो जाएंगे, पर प्रश्न यह है कि क्या इंसानी प्रजाति भी एडजस्ट कर पाएगी? क्या हमारे यूनाइटेड नेशन के पालतू राजनेता इसके लिए भी मानव जाति को दोष देकर अपना सांप का तेल बेचेंगे? मेरे ख्याल से संकेत एकदम साफ है। हमें बहुत जल्दी एक नेशनल प्रिपेयर्डनेस स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है इस आने वाले तूफान के लिए। मैं, मेरी फैमिली और आप सभी, हम सब एक ही नाव में सवार हैं, जो एक नीले ग्रह पर है जिसे हम अपना घर कहते हैं। जब कोल्ड वेदर शुरू होगा तब ये सब कुछ प्रभावित करेगा। फूड क्राइसिस और खाने की कमी हमें जकड़ लेगी और अधिकतर के पास बहुत कम ऑप्शंस रहेंगे। आपको इस बात पर विचार करना चाहिए कि आपको किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता हो सकती है। आपको सोचना होगा आपके घर, पड़ोस और शहरों में खाने की कमी से क्या क्या प्रभाव होंगे। अगर ऐसी स्थिति विकसित होती है तो क्या आप सही जगह पर होंगे? क्या आप बड़े इंसानी चिड़ियाघर वाले महानगरों की भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर होंगे? क्या आप ऐसे क्षेत्र में रहेंगे जो ज्वालामुखी से सक्रिय हो और भूकंप के जोखिम रखता हो?
जिसके कारण बिजली, पानी और कम्युनिकेशन महीनों तक बंद हो सकता है। ऊपर बताई उन परिस्थितियों को खुद पर लगाकर देखें। क्या आपके पास कोई प्लान है इसके समाधान के लिए? अगर आप सोच रहे हो कि आप दूसरों की हेल्प लेकर सर्वाइव कर लेंगे और गवर्नमेंट्स आपकी मदद करेगी, तो आपको वापस सोचने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको कोई स्थायी संदेश दे सकता तो वो ये है, आत्मनिर्भर बने, परिस्थिति को भांपकर ढलने के लिए एक्सपर्ट बने। क्योंकि जब ठंड आएगी तो नौकरियां और भी कम हो जाएगी, दुकानों और स्टोर्स की अलमारियों से रोटियां गायब हो जाएगी, गैस फ्यूल की कमी हो जाएगी और आपको अखबारों, टीवी न्यूज़, राजनेताओं के वादों से कोई मदद नहीं मिलेगी। आपको अपने दम पर सबसे अच्छी तैयारी करनी होगी, आज से ही। तो ये थी डार्क विंटर, जॉन एल कैरी और अदर क्लाइमेट डिनायर की वार्निंग, जो उनके इंसानी दोषारोपण वाले क्लाइमेट एजेंडा के बिल्कुल विपरीत है। पर अब सवाल ये आता है कि वो लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, जिसको जानने के लिए जवाब उनकी महामारी, ग्रेट रीसेट, कार्बन फुटप्रिंट, डिजिटल आईडी, सोशल स्कोरिंग सिस्टम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ओन नथिंग, बी हैप्पी, ईट इंसेक्ट एंड लिव इन मेटावर्स वाले एजेंडा 2030 को देखते हैं तो आपको सब कुछ साफ साफ नज़र आने लगता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो रियलिटी उनके प्रोपेगेंडा के बिल्कुल विपरीत है। डार्क विंटर आ रही है, क्या आप तैयार हैं? वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिए, क्योंकि सेंसरशिप में उड़ भी सकती है या फिर नॉर्मल सर्च से गायब हो सकती है। तो लाइक और शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन की विजिबिलिटी और पहुंच लोगों तक बढ़ सके, और सब्सक्राइब करें अपडेटेड रहने के लिए।